सो वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। फाइनली सुबह के 9 बज चुके हैं और हम सभी लोग सीटेट उर्दू पेडागोजी के इस ज़बरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग चैट सेक्शन में लिख करके बता देंगे कि क्या हमारी आवाज़ आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ और नॉट, टेल मी इन द चैट सेक्शन। एक बार फटाफट लिख करके बता दीजिए। उसके बाद से आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि NEP नेप 2020 इसको उर्दू में भी पढ़ना है और हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है। बट उर्दू क्योंकि आपने सब्जेक्ट चूज किया है तो इसमें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सारे इम्पोर्टेंट जितने भी इस्तिलाहात हैं, यानी कि सभी ज़रूरी इस्तिलाहात, जो इम्पोर्टेंट शब्द लफ्ज़ सीटेट उर्दू पेडागोजी में जो मायने रखते हैं, वो हर एक चीज़ों को एनालिसिस करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट समझेंगे। और एक और खुशी की बात है कि इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन भी ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगी, बट थोड़ा सा क्वेश्चन करा दूंगी ताकि पता चले कि NEP 2020 नेप 2020 से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट उर्दू पेडागोजी के अंदर। ठीक है, तो आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अहम से अहम तरीन क्लास है, अति महत्वपूर्ण क्लास। तो आ जाइए आप सभी लोग। जी हाँ, एक साथ आप सभी को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक, आज के इस सेशन की शुरुआत, आज का ये जो क्लास है, ये क्लास 10 है। इसके पहले 9 क्लासेस हो चुकी हैं सीटेट उर्दू पेडागोजी की। तो जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। एकदम ज़बरदस्त तरीके से हर एक टॉपिक को एनालिसिस करते हुए समझते हुए चल रहे हैं। और साथ में MCQs यानी कि मारूजी सवालात भी मैं करा दे रही हूँ। और इन द लास्ट ये सारा सब खत्म हो जाएगा ना, टॉपिक सिलेबस खत्म हो जाएगा तो सिर्फ हम लोग मारूजी सवालात ही करेंगे, यानी कि MCQs ही करेंगे। ठीक, तो आज के सेशन की शुरुआत हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ लिख दीजिए ताकि जल्दी जल्दी से स्टार्ट किया जाए आज का ये क्लास। हैशटैग बिस्मिल्लाह के साथ। चलिए आ गए हैं आप सभी लोग। एक बार वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर करके सभी को बुला लीजिए। आग लगा कर लिखना है हैशटैग बिस्मिल्लाह, ताकि वो एनर्जी, वो मोटिवेशन और वो इंस्पिरेशन मिले। तो एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी से सभी को बुला लीजिए। मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ। आप वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर कर दिए हैं, क्या बात है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी? आर यू रेडी फॉर दिस लाइव स्ट्रीमिंग? एक बार लिखिए यस मैम वी आर रेडी। स्टार्ट किया जाए। समझते हैं उर्दू पेडागोजी के अंदर नेप 2020 को। और जो भी टॉपिक इसमें आप लोगों को जो मैं पढ़ा दूंगी नेप 2020 में उर्दू पेडागोजी के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं लिखा है ना, यानी कि इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। जो भी सवाल पूछेगा इसी से रहेगा। ठीक, यस मैम। चलिए क्या बात है। तो समझते हैं जरा सीटेट उर्दू पेडागोजी के अंदर नेप 2020 को। देखिए, ये जो नेप 2020 है ना, इसका फुल फॉर्म है N फॉर नेशनल, E फॉर एजुकेशन और P फॉर पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और क्योंकि 2020 लगा है, यानी कि ये 2020 में ये पॉलिसी लाई गई थी। हिंदी में कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आप NEP नेप को न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, और पॉलिसी यानी कि नीति। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये 2020 में नीति लाई गई थी, ये पॉलिसी लाई गई थी, तो 2020 लगा हुआ है। अब देखिए ध्यान से, आपसे सवाल ये पूछेगा कि हिंदुस्तान में पहली पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लाई गई थी पहली बार?
तो पहली बार लाई गई थी, याद रखिएगा, 1968 में। और ये जो 2020 में लाई गई थी ना, जो चारों तरफ ये पॉलिसी लागू है, ये नीति लागू है, ये तीसरा पॉलिसी था। यानी कि पहली बार लाई गई थी 1968 में, और 1968 को ही पलट दीजिए। यानी कि जब 68 को पलटेंगे तो 8 इधर चला जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। यानी कि दूसरा बार ये आया था 1986 में। ठीक है। यानी कि पहली शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहली बार कब लाई गई थी? तो 1968 में, 1968 में। दूसरी बार कब लाई गई? तो 1986 में। ठीक है, 1986 में। हालांकि जो 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि कौमी तालीमी पॉलिसी, उर्दू में क्या कहेंगे? कौमी तालीमी पॉलिसी। राष्ट्रीय यानी कि कौमी, तालीमी यानी कि शिक्षा, और पॉलिसी यानी कि नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि कौमी तालीमी पॉलिसी, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, कौमी तालीमी पॉलिसी कहिए या फिर नई तालीमी पॉलिसी कहिए, बात एक ही है। नई तालीमी पॉलिसी या फिर कौमी तालीमी पॉलिसी, दोनों का मतलब एक ही है। ये क्योंकि 2020 में लाई गई थी, ये तीसरा बार था। दूसरा बार तो 1986 में लाया गया था, और 1986 में ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी दूसरी बार, तो इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके यानी कि सुधार करके यानी कि संशोधन भी किया गया था। कब? तो 1992 में। याद रखिएगा, 1986 में जो दूसरी बार नई शिक्षा नीति लागू हुआ और दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो उसमें जो संशोधन किया गया था, तरमीम, तरमीम कहते हैं उर्दू में संशोधन को। तो जो तरमीम किया गया था, संशोधन किया गया था, कब किया गया था? तो ये सवाल पूछ सकता है। याद रखिएगा, 1992 में किया गया था। 1986 वाले इस शिक्षा नीति में संशोधन यानी कि इस कौमी तालीमी पॉलिसी में संशोधन, तरमीम कब किया गया था? तो 1992। ठीक है। और ये तीसरी बार था जो 2020 में आया पॉलिसी, जिसका नाम क्या रखा गया? तो कौमी तालीमी पॉलिसी, या फिर इसी को कहते हैं नई तालीमी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बात एक ही है। और एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 29 जुलाई 2020 को ये तीसरी बार लाया गया, ये पॉलिसी आई, जिसका नाम रखा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेप 2020। और उर्दू में क्या कहेंगे? कौमी तालीमी पॉलिसी या फिर नई तालीमी पॉलिसी। अब मैं आप लोगों को हमेशा, जैसे कि इंग्लिश, हर एक जो उर्दू के वर्ड्स हैं, उर्दू के जो लफ्ज़ हैं, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों बताती हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि मैम आप इंग्लिश में ज़्यादा बताती हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश के ही होते हैं और उर्दू में भी इंग्लिश के ही होते हैं। जैसे कि देखिए, पॉलिसी, पॉलिसी जो है ना, इसको उर्दू में पॉलिसी ही कहते हैं। तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, आपको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, कौमी तालीमी पॉलिसी। तो पॉलिसी एक ऐसा वर्ड है जो कि उर्दू में भी पॉलिसी ही आप कहेंगे। ठीक। तो ये 29 जुलाई 2020 को लाया गया था। अब देखिए, ये जो तालीमी पॉलिसी आया था यानी कि शिक्षा नीति, इसमें शिक्षा की नीति बताई गई थी, प्रॉपर तरीके से बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस पॉलिसी को जो लाने वाला डिपार्टमेंट था, विभाग कहते हैं उर्दू में महकमा, तो जारी करने वाला जो डिपार्टमेंट था, ये कौमी तालीमी पॉलिसी को जारी जिसके जरिए किया गया, जिस डिपार्टमेंट के जरिए, जिस विभाग के जरिए इस कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को जारी किया गया, जारी करने वाले विभाग का नाम था इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत। शॉर्टकट में कहते हैं इसको MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय हिंदी में कहेंगे। और इसी का नाम आगे बदल करके, आगे चलकर बदल दिया गया और इसी का नाम रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है।
यानी कि वजारते तालीम, उर्दू में क्या कहेंगे, वजारत। इसी विभाग का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, वजारते तालीम। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ तो आपको मिलेगा, आप अगर नोटबुक में नोट कर रहे होंगे तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि इसी विभाग का नाम, इसी महकमे का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, वजारते तालीम रख दिया गया। ठीक। तो कौमी तालीमी पॉलिसी जिस विभाग, जिस महकमे, जिस डिपार्टमेंट के जरिए जारी किया गया ये पॉलिसी, उस डिपार्टमेंट का क्या नाम था, इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल करके आगे चल के बदल दिया गया और उसका नाम बदल के क्या रखा गया, तो वजारत तालीम यानी कि शिक्षा मंत्रालय। ये बहुत लंबा हो जा रहा था ना, इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत, बहुत लंबा नाम हो जा रहा था, तो नाम बदल करके शॉर्टकट में क्या रख दिया गया, वजारते तालीम यानी कि शिक्षा मंत्रालय। यानी कि शॉर्टकट में आप कह सकते हैं कि ये जो नई तालीमी पॉलिसी है, कौमी तालीमी पॉलिसी, इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, यानी कि वजारते तालीम द्वारा जारी किया गया था, जिसका पुराना नाम था इंसानी वसाइल और तरक्की की वजारत। ठीक। अब देखिए, जो कमेटी मिलकर के ये पॉलिसी बनाई थी ना, 2020 में ये जो पॉलिसी आई, कौमी तालीमी पॉलिसी, तो जो कमेटी मिल करके ये पॉलिसी नीति बनाई थी, उस कमेटी के जो सदर यानी कि अध्यक्ष थे, उनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो पॉलिसी तश्कील कमेटी के सदर यानी कि पॉलिसी बनाने वाली कमेटी, जो कमेटी थी उसके सदर यानी कि अध्यक्ष का क्या नाम है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगून, डॉक्टर के कस्तूरी रंगून। फिर आगे देखिए, MHRD का नाम बदल करके यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ भी है, वजारते तालीम रख दिया गया था, यानी कि शॉर्टकट शिक्षा मंत्रालय। MHRD का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, वजारते तालीम। अब देखिए, ये नई शिक्षा नीति जो बनाई थी कमेटी, इसमें क्या कहा गया था, ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी है ना, इसमें कहा गया था कि जो बच्चा 6 साल का हो जाता है और तब उसके स्कूली लाइफ की शुरुआत होती है, और ये जो 10+2 वाला सिस्टम है, इसको खत्म करने के लिए, यानी कि 10+2 वाला सिस्टम खत्म करो, और बच्चा जो 6 साल से स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, अब 6 साल से नहीं, बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा ना, तब उसको स्कूल भेज देना है। यानी कि यहाँ पर बच्चे को 3 साल पहले ही स्कूल में बुलाया जा रहा है। ये नई तालीमी पॉलिसी, कौमी तालीमी पॉलिसी, ये कहता है कि ठीक है, बच्चा 6 साल तक खेलता है, कूदता है, उसकी नशोनुमा होती है, यानी कि विकास होता है घर पर, लेकिन जो 6 साल पर पढ़ने के लिए आता है और उसको 1-2 क्लास में डाला जाता है, तो हम वैसा नहीं करेंगे। 6 साल पर नहीं, बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा ना, तो हम उसको स्कूल में बुला ले रहे हैं, यानी कि बच्चे को स्कूल में भेज दीजिए। और जो बच्चा घर पर खेला करता था और उसकी नशोनुमा होती थी, अलग अलग खेल खेलते थे और उसकी नशोनुमा होती थी, वही खेल वो स्कूल में आकर के खेलेगा। यानी कि जो 3 साल पहले बुला दिया जा रहा है स्कूल में, तो वो पढ़ाने के लिए नहीं, उसकी नशोनुमा यानी कि विकास के लिए ही बुलाया जा रहा है स्कूल में। 3 साल पहले जो घर पर खेलने का काम करता था, वो स्कूल में आकर के खेलेगा, वहाँ के इन्वायरमेंट में ढलेगा। जिस तरीके से स्कूल का इन्वायरमेंट है, बच्चे वहाँ पर ज़्यादा होंगे और उनके साथ घुलेगा मिलेगा, और इस तरीके से कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, यानी कि हम्मा जहत नशोनुमा, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, फिजिकली, सोशली, इमोशनली और मेंटली, सभी तरीके से इसकी नशोनुमा होगी, यानी कि विकास होगा, ये कहा गया था। ठीक है। और ये ढांचा भी तैयार किया गया था 5+3+3 और +4 का, ये वाला ढांचा लाने की बात कही गई थी। 5+3+3 और +4, ये क्या है, इसी को 4th स्टेज में बांट दिया गया है। 5+3+3+4, ये 4 स्टेज हो रहा है ना, यानी कि नया निसाबी और तदरीसी जो ढांचा था,
जो ढांचा तैयार किया है उसको 4 मुरहले में यानी कि 4 चरण में बांट दिया गया। जो पहला चरण था यानी कि पहला मुरहला उसको कहा गया था बुनियादी मरहला, जिसको इंग्लिश में फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। यानी कि इसमें क्या करना है, कहा गया है कि बच्चा जैसे ही 3 साल का होगा आपको क्या करना है, स्कूल में उसका एडमिशन ले लेना है, यानी कि स्कूल में बुला दिया जा रहा है। 3 साल के होने पर बच्चे को स्कूल भेज देना है। ठीक है, अब उसके बाद से जो 3 साल पहले आया है, जो 3 साल घर पर वो खेलता था वही काम स्कूल में कराना है। यानी कि 3 साल आपको पढ़ाना नहीं है, खेल कूद। बच्चा आकर के देखते हैं बच्चे के किड्स स्कूल होता है जिसमें बहुत सारे फुटबॉल, बैडमिंटन और सारे के सारे बच्चे का ही सामान रहता है। उसमें खिलौने, सारे के सारे जो खेलने वाला पार्क वगैरह सब कुछ उसमें रहता है। वो किड्स स्कूल होते हैं, यानी कि उसमें बच्चे को डाल देना है। उसमें क्या होगा, उसमें बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा। जो 3 साल पहले बुलाया गया है, जो घर पर 3 साल खेलता, वही स्कूल में ला करके खेल कूद कराया जाएगा। यानी कि जब 3 साल का बच्चा था और स्कूल में आ गया और स्कूल में 3 साल पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिर्फ खेल कूद, जिस तरह घर पर खेलता उसी तरह स्कूल में खेल कूद करा करके उसको धीरे धीरे सिखाया जाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से 3 साल जब वो खेल कूद करेगा यानी कि पढ़ाया नहीं जाएगा, तो उसकी उम्र 3 साल के बाद क्या हो जाएगी, 6 साल। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं लिख दी हूँ 6 साल। अब बचा 2 साल, क्योंकि बच्चा बुनियादी मरहले यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में 5 साल तक रहेगा। 5 + 3 + 3 + 4 का ये ढांचा है। तो बुनियादी मरहले यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में वो 5 साल तक रहेगा। तो 5 साल में तो 3 साल आप खेल कूद करा दिए बच्चे को, पढ़ाया नहीं, लेकिन बचा 2 साल। तो 2 साल जो रहेगा ना, इसमें अब बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत होगी, यानी कि बच्चे की तालीम देना आप शुरू करेंगे। तो जो चौथा साल होगा उसमें बच्चे को दर्जा 1 में डालेंगे यानी कि क्लास 1 में, और फिर जो 5वां साल होगा उसमें डाल देंगे आप दर्जा 2 में यानी कि दूसरी क्लास में। तो इस तरीके से जब बच्चा फाउंडेशनल स्टेज से निकलेगा, 5 साल स्कूल में रह करके फाउंडेशनल स्टेज से निकलेगा, तो उसकी उम्र कितनी साल रहेगी, तो उसकी उम्र 8 साल, क्योंकि 3 साल तो वो खेल कूद किया जिससे उसकी उम्र 6 साल, और 2 साल रहा क्लास 1 और क्लास 2 में, तो 6 और 2 8 साल। यानी कि 8 साल, और क्लास 2 से निकल करके बच्चा किस में गया, तो तैयारी के मरहले में यानी कि प्रिपरेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, देखिए 3 साल ये जो है ना, इसी को नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी कहा जाता है। और फिर जाता है बच्चा क्लास 1 में और क्लास 2 में, यानी कि दर्जा 1 में और दर्जा 2 में। अब 2 में से निकलेगा और किस में जाएगा, तैयारी के मरहले में, यानी कि जब प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा जा रहा है तो उसकी उम्र कितनी है, तो 8 साल उसकी उम्र है। और कितने क्लास में, तो तीसरी क्लास में वो गया, दूसरी क्लास से निकल करके तीसरी क्लास में चला गया। अच्छा, एक और बात कही गई है यहाँ पर, बुनियादी मरहला यानी कि जो फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें 5 साल बच्चे को रखा जाएगा, तो इस 5 साल में आपको एग्जाम नहीं लेना है। यानी कि ये जो 5 साल जो बच्चे को आप फाउंडेशनल स्टेज में रखेंगे, एग्जाम लेने का कोई सिस्टम नहीं रखा है। पहले तो 3 साल बच्चा खेलेगा कूदेगा, उसकी नशोनुमा होगी, और दर्जा 1 और दर्जा 2 में जब क्लास 1 और क्लास 2 में जाएगा तो एग्ज़ाम का कोई सिस्टम नहीं होगा। यानी कि आपको एग्ज़ाम नहीं लेना है, सिर्फ बच्चे को आपको जितना हो सके सिखाना है। ठीक है, उसके बाद से जब प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा, यानी कि उम्र 8 साल हो गई और तीसरी क्लास में बच्चा गया, तो 3 साल रहेगा प्रिपरेटरी स्टेज में। यानी कि जब तीसरी क्लास में जाएगा 3 साल, तो 3 4 5, यानी कि 5वीं क्लास तक पढ़ेगा वो प्रिपरेटरी स्टेज में। यानी कि 3 साल तक रहेगा तैयारी के मरहले में। और इसी मरहले में यानी कि इसी स्टेज में क्या होगा, इम्तिहान की शुरुआत होगी। यानी कि क्लास 3 से आप एग्ज़ाम लेना शुरू करेंगे, एग्ज़ाम की सिस्टम की शुरुआत हो गई। लेकिन हाँ, इसमें यह भी कहा गया है कि बच्चे को फेल नहीं करना है। अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, स्कूल का सिस्टम पूरा फेल हो गया, आप फेल हो गए। उस्ताद आप कैसे हैं कि जो आप बच्चे को ठीक से उसकी नशोनुमा नहीं किए, उसका विकास नहीं किए, तो ये कहा गया है। ठीक, तो इम्तिहान की शुरुआत हो जाएगी
दर्जा 3 से यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज से। इसमें 3 साल तक बच्चा रहेगा, तीसरा क्लास, चौथा क्लास और पांचवा क्लास। पांचवी क्लास तक वो प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ेगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि बच्चे को उसके मदर टंग में पढ़ाना है, उसकी जो मादरी जबान है ना उसमें उसको पढ़ाना है, जो उसकी मातृभाषा है। बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी पैदाइश होती है, तो जो भाषा वो सीख जाता है अपने परिवार में रह रह करके, इमिटेट करके, यानी कि नकल कर करके, उसी को मादरी जुबान कहते हैं। ठीक, तो जो मादरी जुबान है ना उसी जुबान में बच्चों को सिखाना है, ताकि बेहतर तरीके से, फितरी तरीके से वो सीख सके, स्वाभाविक तरीके से सीख सके। ठीक, ये कहा गया है। तो जब बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज से 3 साल रह करके निकलेगा, तो उसकी उम्र कितनी, 8 साल का था तो वो प्रिपरेटरी स्टेज में एंटर किया, और 3 साल रहेगा तो 8 3 11, उसकी उम्र 11 साल हो जाएगी। ठीक है, अब 11 साल की उम्र हो जाएगी, यानी कि 5वीं क्लास तक पढ़ाई कर लिया। अब वो जाएगा कौन से स्टेज में, तो दरमियानी मरहला यानी कि मिडिल स्टेज में जाएगा, और इसमें भी 3 साल रहेगा। ठीक है, 5 + 3 और +3, तो इसमें भी 3 साल रहेगा। और कितने क्लास में, तो 5वीं क्लास से निकला यानी कि दर्जा 6, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास, 3 साल रहेगा, और 8वीं क्लास तक वो मिडिल स्टेज में रहेगा। इसी वजह से कहते हैं उसको मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल स्कूल। ठीक, तो मिडिल स्टेज तक रहेगा 8वीं क्लास तक। और इसमें कहा गया है कि बच्चा जो है ना इंडियन लैंग्वेज में से, यानी कि भारत में जितनी भी भाषा है उसमें से कोई भी भाषा सीख सकता है, उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी इच्छा। लेकिन जितना हो सके 8वीं क्लास तक उसको अपने मदर टंग में ही समझाना है, ताकि फितरी तरीके से, स्वाभाविक तरीके से हर एक चीज़ों को वो सीख जाए। अगर वो चाहता है कि इंडियन लैंग्वेज में से भारत की कोई भी भाषा, अगर वो उर्दू सीखना चाहता है, उसकी अपनी इच्छा है, उर्दू सीख सकता है, इंग्लिश सीख सकता है, संस्कृत सीख सकता है, हिंदी सीख सकता है, कोई भी भाषा, यानी कि इंडियन लैंग्वेज में से कोई भी एक भाषा वो सीख सकता है। ठीक, और इसमें स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि स्ट्रीम वाला जो सिस्टम था ना, कि आप साइंस ले रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही लेंगे, तो इसमें कहा गया है कि आप साइंस में अगर फिजिक्स लेते हैं तो उसके साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं। कोई स्ट्रीम का यहाँ पर सिस्टम नहीं रखा है, स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि अब देखिए ग्रेजुएशन में भी हो गया है, ग्रेजुएशन में अगर आप केमिस्ट्री ले रहे हैं तो उसके साथ साथ चाहे तो आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस के साथ आप सोशल साइंस नहीं लेंगे, ये स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें रहा बच्चा 3 साल, और 8वीं क्लास तक पढ़ाई किया, यानी कि 11 साल में एंटर किया मिडिल स्टेज में, और 11 साल से लेकर 3 साल रहा, यानी कि उसकी उम्र 14 साल हो गई, और 8वीं क्लास तक वो मिडिल स्टेज में रहा। ठीक, 8वीं क्लास से निकला और वो चला गया सेकेंडरी मरहले में, यानी कि सेकेंडरी स्टेज में। इसी वजह से कहा जाता है सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चा 8वीं क्लास से निकला और सेकेंडरी स्टेज में चला गया, और उसका 9वीं क्लास में दाखिला हो गया, एडमिशन हो गया, और इसमें रहेगा बच्चा 4 साल, 5 + 3 + 3 और फोर्थ, यानी कि 8वीं क्लास से तो निकला, 9वीं क्लास में एडमिशन हुआ, यानी कि दाखिला हुआ, तो इसमें 4 साल रहेगा, तो 9 10 11 12, यानी कि 12th तक पढ़ाई करेगा, किसमें, सेकेंडरी स्टेज में। ठीक, और इसमें कहा गया है कि बच्चा अगर चाहे तो फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है, उसकी अपनी इच्छा है। कोई विदेशी भाषा भी अगर वो पढ़ना चाहे तो उसकी खुद की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो पढ़ सकता है। ठीक है, और इसमें सेमेस्टर वाइज भी रखा गया है, यानी कि एग्ज़ाम जो सिस्टम है उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। पहले होता था कि 1 साल पर ईयरली एग्जाम होता था, लेकिन हाफ ईयरली हुआ, फिर सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। अब देखेंगे तो मंथली एग्जाम भी लिया जा रहा है, हर महीने एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो है ना सेमेस्टर वाइज एग्जाम लेने की बात कही गई है कि नहीं, बच्चे का जो है ना इम्तहान लेना है, ताकि मुआयना हो सके, बच्चे का अंदाज़ा, इवेल्युएशन हो सके कि बच्चा डेवलप कितना हुआ है, चीज़ें उसको समझ में आ रही है कि नहीं। तो जो ईयरली वार्षिक परीक्षा जो होती थी, 1 साल पर एग्जाम होता था, उसको ख़त्म करके, यानी कि ख़त्म नहीं किया गया, 1 साल पर तो मेन एग्जाम होगा ही, बट साथ में सेमेस्टर वाइज कहा गया है, यानी कि या तो 3 महीने पर एग्जाम लीजिए, नहीं तो हाफ ईयरली लीजिए, नहीं तो हर महीने लीजिए, मंथली टेस्ट लीजिए। तो इस तरीके से कहा गया है। तो इसमें 4 साल रहा बच्चा, यानी कि क्लास 9 में एडमिशन लिया, 9 10 11 12 12th तक पढ़ाई किया सेकेंडरी स्टेज में, और
उसकी उम्र कितनी हो गई, 18 साल। यानी कि 18 साल जब उसकी उम्र हुई तो वो 12th तक पढ़ाई कर लिया, यानी कि इंटरमीडिएट कर लिया। अब उसके आगे की स्वतंत्रता है, अब वो आगे पढ़ाई करना चाहे तो ग्रेजुएशन करे या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी उम्र जो थी, यानी कि 3 साल से लेकर के टोटल 18 साल तक की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर स्कूल की रखी गई है। 18 साल तक वो 12th यानी कि इंटरमीडिएट जो है ना उसका हो जाना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी स्कूल लेता है। ठीक है, 18 साल तक वो 12th कर लिया। अब उसके बाद से उसके आगे की इच्छा है, अगर वो करना चाहे तो ग्रेजुएशन करे 3 साल का। बीए प्लस बीएड अभी इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है, और इसमें कहा भी गया है, आयोग की तरफ से कहा भी गया है, नई शिक्षा नीति ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी है इसके तहत कहा भी गया है कि अगर आपको 2030 के बाद शिक्षक बनना है तो आपको बीए प्लस बीएड यानी कि इंटीग्रेटेड जो कोर्स है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2030 के बाद ये जो अलग से चल रहा था ना बीएड वाला, वो सिस्टम खत्म करके बीए प्लस बीएड यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स ला दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें ये भी नियम लाया गया है, ये भी नीति है कि 4 साल में अगर 4 साल वाला अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं और किसी वजह से आपकी पढ़ाई छूट जाती है, मान लीजिए 1 साल 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप 1 साल पढ़े और उसके बाद से किसी न किसी वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई, तो आप अगर फिर 2 साल के बाद पढ़ना चाहते हैं तो वहीं से अब फिर शुरू से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो 1 साल पढ़ते थे और पढ़ाई छूट जाती थी, तो फिर से आप 2 साल के बाद या फिर कुछ सालों के बाद पढ़ना चाहते थे तो फिर से शुरू से ईयर 1 और ईयर 2 पढ़ना पड़ता था। लेकिन ये सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिए हैं और 1 साल आपकी पढ़ाई हो चुकी है, तो आप किसी कारणवश किसी वजह से अगर आपकी पढ़ाई छूट गई और कुछ साल के बाद आप फिर तैयारी करना चाहते हैं, फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वहीं से कर सकते हैं। यानी कि फिर से आपको ईयर 1 फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन मिलेगा। यानी कि जो फर्स्ट ईयर आपने पढ़ लिया था और उसके बाद से आपकी पढ़ाई छूट गई थी, आप सेकेंड ईयर में गए थे और किसी वजह से पढ़ाई छूट गई, तो अब फिर कुछ सालों के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट हैं उनकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद होती थी, लाइफ बहुत बर्बाद होती, आप कह सकते हैं समय बहुत बर्बाद होता था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी नियम है कि अगर आप 1 साल पढ़ाई किए और किसी वजह से छूट गया तो आप फिर शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर से ही एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि 4 साल वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, अगर 1 साल पढ़ाई करते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एंड सॉरी आपको मिलेगा सिर्फ सर्टिफिकेट। अगर आप 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, अगर 1 साल पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा सिर्फ सर्टिफिकेट। 2 साल अगर आप 5 साल पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ डिग्री दी जाएगी, लेकिन अगर आप 4 साल पढ़ाई करते हैं, पूरा कंप्लीट करके जाते हैं, तो आपको पूरा कंप्लीट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, पूरा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये बात कही गई थी। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जबान बच्चे को जो पढ़ाना है मादुरी यानी कि मकामी इलाकाई ज़ुबान में, जो उसका जो मादरी ज़ुबान है, उसका जो मकामी ज़ुबान है या फिर उसका इलाकाई ज़ुबान है, उसे जिस इलाका में बच्चा रहता है, जो ज़ुबान बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, उसी भाषा में बच्चों को पढ़ाना है। से लेसानी फार्मूला के तहत पढ़ाना है बच्चों को, ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। से लेसानी फार्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला की तरह। त्रिभाषा सूत्र में बताइए, पहले भाषा में पहले नंबर पर कौन सी भाषा थी, कौन सी ज़ुबान, तो उसकी मादरी ज़ुबान थी, यानी कि बच्चे की मादरी ज़ुबान। त्रिभाषा सूत्र यानी कि से लेसानी फार्मूला, इसमें 3 भाषा है, पहले नंबर पर मादरी ज़ुबान,
दूसरे नंबर पर क्या? तो दूसरे नंबर पर वो ज़बान जो आपकी राजकीय भाषा है, जैसे कि हिंदी। अगर मादरी ज़बान भोजपुरी है तो राजकीय ज़ुबान सेकंड लैंग्वेज पर हिंदी आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर आ जाएगा इंग्लिश, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा, या फिर अदर लैंग्वेज भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मादरी ज़ुबान बच्चे का हिंदी ही है तो पहले नंबर पर हिंदी आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पर हो सकता है उर्दू हो जाए, या फिर इंग्लिश भी हो सकता है, अलग भाषा भी हो सकता है। तीसरे नंबर पंजाबी, उड़िया, कन्नड़ भाषा, कोई भी हो सकता है, कोई भी जबान हो सकती है। तो ये त्रिभाषा सूत्र के तहत ही बच्चों को आपको पढ़ाना है, यानी कि प्रायोरिटी देनी है मादरी जबान में, बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके अपनी भाषा में पढ़ाना है। अगर भोजपुरी बच्चा समझता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भोजपुरी बोलकर ही समझाइए, लेकिन चीज़ें बच्चे को समझ में आनी चाहिए। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है, अभी इतना पर ख़त्म नहीं होता है। आगे कहा गया है ये नई तालीमी पॉलिसी जो 2020 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था, इसका कहना ये था, क्या कहना था, ये चाहती थी कि एक ऐसे संगठन कायम करे, एक ऐसा मरकज, एक ऐसा सेंटर ये कायम करे जो बच्चों की जो शिक्षा यानी कि तालीम दी जा रही है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर सकते, अंदाज़ा कद्र यानी कि इवैल्यूएशन, जांच कर सके, मुआयना कर सके कि सही तरीके से तालीम बच्चों को दी जा रही है कि नहीं, शिक्षा दी जा रही है कि नहीं। तो ये जो नई तालीमी कौमी तालीमी पॉलिसी है, ये परख, ये क्या है, एक डेवलपमेंट कह सकते हैं, ये भी एक तरह से संगठन ही है। इसी संगठन की ये क़याम करना चाहता था, यानी कि स्थापना करना चाहता था। कौमी तालीमी पॉलिसी जो है ना, इसी संगठन की स्थापना करना चाहती थी। परख, परख का पूरा आप देखेंगे तो फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं। हम्मा जहत नसोनुमा, होलिस्टिक डेवलपमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, तो हम्मा जहत नशोनुमा। मैंने आप लोगों को कितना बार बताया है, ये वर्ड नहीं भूलना है, हम्मा जहत नशोनुमा, यानी कि बच्चे का सर्वांगीण रूप से विकास हो रहा है कि नहीं, इसी की परख करने के लिए ये परख को लाया गया। देखिए इसके नाम ही में क्या है, परख, यानी कि कौमी तालीमी पॉलिसी है, ये चाहता था कि परख एक ऐसा संगठन हम कायम करें, एक ऐसा संगठन स्थापित करें जो बच्चे की परख कर सके, इवैल्यूएशन कर सके कि बच्चा का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं, सोशली, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली वो मजबूत है कि नहीं। बच्चा इतना भी भोला नहीं होना चाहिए, सामाजिक तौर पर वो उसका विकास होना चाहिए, सामाजिक रूप से उसकी नशोनुमा होनी चाहिए। बच्चा इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि समाज में लोग उसे बेवकूफ़ बना दे। ठीक, तो ये पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया है, अगर आप बच्चे से असेसमेंट यानी कि आप अंदाज़ा करवा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, परख कर रहे हैं, ठीक, तो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप परख कर रहे हैं और सवाल पूछे हैं और एग्ज़ाम मान लीजिए आप लिए हैं बच्चों से, तो बच्चों से पहले तो आप मार्क्स देंगे वो ठीक है, एज अ टीचर आप मार्क्स देंगे, लेकिन आप बच्चों से पूछिए, बच्चों से सेल्फ असेसमेंट करवाइए, यानी कि बच्चों से खुद की मूल्यांकन करवाइए, खुद से इवैल्यूएशन करवाइए कि बच्चा अपने आप को कितना मार्क्स देना चाहता है, यानी कि पूछिए बच्चों से। एग्ज़ाम तो हो गया, अब रिजल्ट की बारी है, मार्क्स देने की बारी है, नंबर देने की बारी है, तो आप बच्चों से पूछिए कि अच्छा एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें मार्क्स दूंगी या फिर दूंगा, अगर आप मुअल्लिमा बनती हैं तो आप फीमेल टीचर बनेंगी, और आप अगर मुअल्लिम हैं तो आप मेल टीचर बनेंगे। तो आप बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा चलो मैं तुम्हें तो मार्क्स दूंगा या फिर दूंगी, लेकिन तुम बताओ कि तुम अपने हिसाब से अपने आप को कितना नंबर देना चाहते हो। तो इस तरह से बच्चा अपने आप को खुद ही नंबर देगा, यानी कि सोचेगा वो कि हमने तो इतना लिखा है, ठीक है, हमने इतना लिखा है तो हमारे हिसाब से इतना नंबर हमको मिलना चाहिए। इससे सेल्फ
असेसमेंट बनती है, बच्चे बच्चे का खुद पर विश्वास भरोसा भी बनता है, ठीक है। और इससे विकास भी होता है, मेंटली मजबूत भी होता है बच्चा। और क्योंकि ये इसलिए होता है ताकि बच्चा आगे जाकर, क्योंकि फ्यूचर उसका लाइफ आगे पड़ी हुई है, पूरी जिंदगी पड़ी है, तो लाइफ में बहुत बड़े डिसीजंस भी लेने रहते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले भी लेने रहते हैं। तो फैसला सही तरीके से ले, इस इससे भी जो है ना बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही गहरा असर पड़ता है इससे, ठीक। तो बच्चे को अगर आप बोलेंगे कि बताओ तुम अपने हिसाब से अपने आप को कितना नंबर देना चाहते हो, तो इस तरह से बच्चा अपने आप से जो है ना खुद सोचेगा कि हाँ, हमने इतना लिखा है और हमें इतना नंबर मिलना चाहिए। तो बच्चे से क्या करना है, सेल्फ असेसमेंट करवानी है। फिर पीयर्स यानी कि उसके जो क्लासमेट हैं, उसके जो साथी हैं, क्लास साथी, उनसे भी आप नंबर कहेंगे कि तुम लोग बताओ कि इसे कितना नंबर दिया जाना चाहिए। इससे एक फायदा बताया गया है कि बच्चा जिसका असेसमेंट यानी कि जिसकी जांच हो रही है, परख हो रही है, वो बच्चा अपने साथियों के साथ भी अच्छे रिश्ते बना करके रखेगा, उससे झगड़ा या फिर नफरत दुश्मनी टाइप का नहीं रहेगा, क्योंकि उसे ये उसके माइंड में ये बात फिट रहेगी कि हाँ, जब हम लोग की जांच होगी, परख होगी, तो हमारे जो साथी हैं यानी कि क्लास के क्लासमेट जो है ना, वो भी हमें नंबर देंगे, तो उससे हम बना करके रखें ताकि वो हमें सही नंबर दे, ज़्यादा नंबर दे। तो ये दुश्मनी और जो झगड़ा फसाद होता है उसको ख़त्म करने का एक तरीका भी कह सकते हैं। और प्लस इस तरह से अंदाज़ा भी मिलता है, बच्चे के जब क्लास साथी जो है ना वो नंबर देते हैं कि हाँ, इसे इतना नंबर मिलना चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे बच्चा झगड़ा फसाद नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि क्लासमेट हमें नंबर देंगे, अगर मैं झगड़ा किया, दुश्मनी रखा, नफरत रखा, तो फिर वो मुझे कम नंबर दे देंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है। और फिर टीचर तो खुद मार्क्स देंगे ही बच्चे को, तो टीचर से आप पूछिए कि टीचर कितना नंबर दिए हैं। तो इस तरीके से बच्चे का असेसमेंट होना चाहिए, यानी कि जांच होनी चाहिए, ये बताया गया है। इस बात पर भी फोकस किया गया है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि उर्दू में इसे कहते हैं तनकीदी सोच, यानी कि बच्चे के अंदर नए नए सोच और विचार पैदा होना चाहिए। तनकीदी सोच इसी को कहते हैं, तनकीदी सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे के अंदर नई सोच हो, कुछ कर दिखाने का जुनून हो, नई चीजें वो सोच पा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग, नई तरीके से सोचे। उसके बाद से डिसीजन मेकिंग, बच्चे के डिसीजन मेकिंग पर ध्यान देना है, यानी कि बच्चा सही फैसला ले सके, सही निर्णय ले सके, इस पर भी ध्यान दिया गया है। और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे और जांच करेंगे या फिर समस्या बच्चों के सामने रखेंगे, प्रॉब्लम रखेंगे और उसे सॉल्व करवाएंगे कि ऐसे है और इसे अब तुम्हें सॉल्व करना है, तो इससे बच्चा जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, इस पर ध्यान देगा, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समस्याओं को जो है ना सुलझाना है, इस पर ध्यान देगा बच्चा। तो इससे क्या होगा, भले ही वो स्कूली लाइफ में ये सिखाया जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, डिसीजन कैसे लेना है, इससे फायदा ये होगा कि उसका आने वाला जो जीवन होगा, आने वाली जिंदगी, उस पर इसका गहरा असर पड़ेगा। यानी कि आने वाली जिंदगी में उसे हर एक छोटी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में वो घबराएगा नहीं, ज्यादा आगे पीछे नहीं करेगा। कुछ लोगों को आप देखे होंगे, छोटी सी छोटी बात में आगे पीछे सोचने लगते हैं, आज हमें क्या पहनना है इसका भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही से, ये पहनूं कि ये पहनूं, जाऊं कि ना जाऊं, करूं ना करूं, खाऊं कि ना खाऊं। तो ये कहीं ना कहीं से डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा लचक हो जाता है। तो बच्चे को डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ज़्यादा फोकस कराना है, ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो। क्योंकि आप क्या हैं, आप एक उस्ताद, उसके माता पिता की तरह एक उस्ताद यानी कि टीचर है, जो कि उसके पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप लगे पड़े हैं, ठीक। तो बच्चे को क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्व भी करवाएंगे, आने वाले ज़िंदगी में वो सही तरीके से डिसीजन ले सके, फैसला सही समय पर सटीक फैसला ले सके। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजन ले लेने के बाद भी जो है ना सोचते रहते हैं कि मैंने डिसीजन सही लिया कि नहीं लिया, और डिसीजन ले लेने के बाद वो फायदा और नुकसान सोचते रहते हैं, मैंने ये मैंने डिसीजन ले लिया तो गलत कर दिया, मुझे ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो बचपन में ही बच्चों से ये सारी चीज़ें करवाएंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, तो इस तरीके से
अब जैसे कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिए, तो बच्चे के खुद का डिसीजन होगा कि कैसे बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना है, वो खुद डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ जो है ना, आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट में जितनी भी सारी चीज़ें लगानी है वो खुद से सोचेगा, यानी कि मौका दीजिए, वक्त दीजिए और आज़ादी दीजिए, यही तीन बात कही गई है, मौका, वक्त और आज़ादी देना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करवानी है, समस्या खुद रखिए, आप खुद समस्या क्रिएट कीजिए बच्चों के सामने और बच्चे को देखिए वो कैसे सॉल्व कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना है आपको। ये लंबा चौड़ा मैं ज़्यादा ही बोल दी, बट ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। आगे बढ़ा जाए, देखिए आगे क्या कहा गया है। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, SSA, इसके भी, ये भी एक संगठन ही है, इसको भी कायम करने की बात करता है कौमी तालीमी पॉलिसी की, इसको भी लाया जाए, क्योंकि अलग अलग ये संगठन की काम करने की, यानी कि स्थापित करने की बात करता है। ये कहता है कि जैसे कि टीचर को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और टीचर को कितना महीना देना है, मंथली इनकम उसकी कितनी होनी चाहिए, टीचर के लिए एक अलग संगठन होना चाहिए, बच्चों के लिए एक अलग संगठन होना चाहिए, सिलेबस कैसा हो, कितने समय पर जो है ना स्कूल खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, इसके लिए अलग संगठन हो। ठीक है, हर चीज़ का जो है ना कौमी तालीमी पॉलिसी कहता है कि अलग अलग संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि हर एक चीज़ को अलग अलग संगठन देखे और प्रॉपर तरीके से तालीम दिया जा सके। ठीक है, ये बात कहता है। आला तालीम में GER को बढ़ा करके 50% कर दिया गया था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रखिएगा, ये GER जो है ना, इसको 50% कर दिया गया था। डीपली इसको लेकर के मैं नहीं जा रही हूँ, बस इतना याद रखिएगा। ABC का काम किया गया, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC ये सभी स्टूडेंट पर लागू कर दिया गया। ABC अकाउंट आपको बनाना ही बनाया है। आप देखे होंगे डिजी लॉकर, आप जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप लोग भी जानते होंगे, आपने डिजी लॉकर पर अपना सर्टिफिकेट सेव करके रखा भी होगा। तो उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको डिजी लॉकर पर ही देखने को मिल जाएगा। अलग से आपको फोटो खींच करके रखने की जरूरत नहीं है। एक आप ऐप रखिए डिजी लॉकर ऐप, और उसी में बनता है ABC अकाउंट, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये लागू कर दिया गया है कि सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी को ABC अकाउंट बनानी ही बनानी है। और ये जो है ना मेरूज, MERUS, इस संगठन की भी स्थापना करने की बात करता है। मैंने कहा ना, अलग अलग संस्था के लिए, सॉरी, अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग काम को देखने के लिए अलग अलग संस्था, यानी कि संगठन, डिपार्टमेंट जो है ना, ये कायम करने की बात करता है कौमी तालीमी पॉलिसी। उसी में से एक था मेरूज, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। इस इसको भी ये कायम करने की बात करता है। NRF का कायम करने की बात करता है। ये अलग अलग संगठन की बात करता है कि जो टीचर है उनको देखने वाला संगठन अलग होना चाहिए। टीचर को किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, टीचर को कितनी सैलरी देनी है, किस तरीके से क्या होना चाहिए, टीचर को देखने वाला अलग एक ऑर्गेनाइजेशन हो, बच्चों को देखने वाला अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉपर तरीके से सिलेबस कैसा होना चाहिए, स्कूल कब खुले कब ना खुले, इसको देखने वाला अलग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये अलग अलग बनाया गया था। नौजवान और बालिग अफराद को 100% लिटरेसी देने की बात करता है कौमी तालीमी पॉलिसी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। GDP 6% की बात करता है, यानी कि GDP बढ़ा करके 6% करने की। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पूछ दे कि कौमी तालीमी पॉलिसी के अंदर GDP को कितना कर दिया गया बढ़ा करके, तो 6%। और नौजवान और बालिग अफराद, यानी कि जो युवा और बालिग जितने भी व्यक्ति हैं, उनको 100% लिटरेसी, यानी कि साक्षर बनाने की बात करता है। क्या करना है? साक्षर, यानी कि उनको तालीम देना है, शिक्षित करना है, 100% शिक्षित करना है। नौजवान और बालिग अफराद, जितने भी बालिग
व्यक्ति हैं और साथ ही साथ जितने भी नौजवान यानी कि युवा हैं उनको 100% साक्षर बनाने की इसका मोटिव है यानी कि उद्देश्य है। निपुण भारत की भी ये शुरुआत किया था कौन? कौमी तालीमी पॉलिसी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा दीजिए। आपसे पूछेगा कि निपुण भारत की शुरुआत कब की गई, तो इसको कायम किया गया यानी कि इसको कायम किया गया था, इसको स्थापित किया गया था 5 जुलाई 2021 2021 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत की शुरुआत की गई थी। और ये क्या है? तो ये कहता है कि बच्चे को तीसरी क्लास से ही आकार, आकृति और जो जोड़ घटाव गुणा भाग जो है ना, न्यूमेरिकल, देखिए यहाँ पर क्या है, निपुण का पूरा फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि बच्चे को माप, तौल, आकार, आकृति, शेप वगैरह के बारे में तीसरे क्लास से ही बताना शुरू कर देना है, ताकि माप, तौल, आकार, आकृति, शेप वगैरह के बारे में वो जाने। ठीक, तो ये निपुण भारत का ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है निपुण भारत, जिसकी शुरुआत की गई थी 5 जुलाई 2021। ठीक, और ये हो गई टोटल की टोटल कौमी तालीमी पॉलिसी की सारे के सारे नीति यानी कि नियम, पॉलिसी। कुछ इंपॉर्टेंट थे वही मैंने आप लोगों को बताया, हालांकि पूरा का पूरा आप लोगों को नहीं जानना है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया था और हर एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। बताइए किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है ना? अब जरा क्वेश्चन एक दो मैं आप लोगों को करा देती हूँ ताकि पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे? तो नेप 2020 से, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से। रेडी फॉर क्वेश्चन? तो वीडियो को अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके एक बार शेयर करके बुलाइए जल्दी से, ताकि क्वेश्चन किया जाए। अभी कर लेते हैं, हालांकि बाद में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेप 2020 से और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन मैं कराऊंगी ताकि दिख जाए, आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेप 2020 से। टेलीग्राम, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल। इन द लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी। चलिए क्वेश्चन के लिए बी रेडी। आदिबाजी पीडीएफ मिल जाएगा, मैं अभी बताऊंगी कहाँ पर मिलेगा ये सब कुछ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जल्दी से शेयर करके बुला लीजिए सभी को। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारा कौमी तालीमी पॉलिसी से किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है ना? एक बार बता दीजिए। ये सारे के सारे जो नियम कानून थे कौमी तालीमी पॉलिसी यानी कि नेप 2020 का, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बता ही दिया, नियम लंबा चौड़ा। कोई डाउट तो नहीं है? पीडीएफ नहीं मिलता है अनीसा परवीन जी, पीडीएफ दिया जाता है। क्लास 9 तक का पीडीएफ अपलोड है टेलीग्राम पर, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल। आज भी पीडीएफ डाल दूंगी मैं जैसे ही क्लास एंड होगा तो। चलिए, नो मैम, कराइए। चलिए, ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 कसीर लिसानियत को यानी कि बहुभाषिकता को ए में है बच्चों की तालीम में रुकावट समझती है, बी में है कमरे जमात में बतौर असासा है, सी में है सीखने के अमल में एक गैर जरूरी पेचीदगी के तौर पर होती है, और डी में है शुमूलियती तालीम गिरोह में रुकावट के तौर पर होती है। लो, ये कैसे हो सकता है रुकावट के तौर पर? देखिए मैंने आप लोगों को ये जब मैं पढ़ा रही थी एनसीएफ 2005 उसमें भी बताई थी मैं, कसीर लिसानियत यानी कि बहुभाषिकता, यानी कि एक क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, यानी कि बहुभाषिकता को रुकावट नहीं समझना है। एक उस्ताद यानी कि टीचर को जो है
अलग अलग भाषा बोल रहे हैं बच्चे एक क्लास में, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, यानी कि बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि कसीर लिसानियत, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो उसको रुकावट नहीं समझना है। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ाएंगे, और ये तो आपके लिए सामग्री कहलाएगी, असासा कहलाएगा, कि आप एक चीज को अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं ये आप खुद जान पाएंगे। मान लीजिए तमिल बोलने वाला एक बच्चा है, तो उससे आप खुद सीख सकते हैं कि सेब को तमिल में क्या कहते हैं, अंगूर को तमिल में क्या कहते हैं। ठीक। तो कमरे जमात में यानी कि जो क्लास है उसमें बतौर असासा के तौर पर कसीर लिसानियत को समझना है एक टीचर को, याद रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को कितना बार बताया, असासा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सामग्री के तौर पर, मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना है। बच्चों की तालीम में कभी भी रुकावट नहीं डालती है कसीर लिसानियत, क्योंकि उस्ताद क्या समझते थे, इसको बच्चों की तालीम में रुकावट समझते थे, बहुभाषिकता को। लेकिन एनसीएफ 2005 और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ये भी कहती है कि नहीं, कसीर लिसानियत जो है ना बच्चों की तालीम में रुकावट नहीं है। एक उस्ताद को कमरे जमात में बतौर एहसासा के तौर पर इसे समझना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नई तालीमी पॉलिसी 2020 किस पर जोर देती है? ए में है रटने वाली तालीम, बी में है इम्तिहान के लिए पढ़ने पर, सी में है तसव्वुरात की समझ पर, और डी में है मश्क पर। मश्क यानी कि प्रैक्टिस। सी, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। कभी भी रोट लर्निंग पर, रटने वाली तालीम यानी कि रोट लर्निंग पर, ये जो कौमी तालीमी पॉलिसी हो या फिर एनसीएफ 2005 हो, कभी भी जोर नहीं। इसमें खुद एनसीएफ 2005 में बताया गया कि बच्चों को रटाना नहीं है, रोट लर्निंग से बिल्कुल इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं कहता है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 किस पर जोर देती है? तो तसव्वुरात की समझ पर। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे को समझा करके चीजें पढ़ाइए और याद कराइए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्या बात है, कॉन्सेप्ट को समझाना है तसव्वुरात की समझ पर। और बी भी नहीं होगा इम्तिहान के लिए पढ़ने पर, और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत निपुण कब नाफिज हुआ? यानी कि निपुण भारत। देखिए ऐसे ही सवाल पूछेगा, इंग्लिश में निपुण नहीं लिखा है, उर्दू में निपुण लिखा है, निपुण भारत। हाँ, और पूरा फुल फॉर्म भी याद रखिएगा जो मैंने आप लोग को कराया था। तो 5 जुलाई 2021 को ही ना, 5 जुलाई 2021, बी, वेरी गुड। निपुण भारत की शुरुआत 5 जुलाई 2021 से शुरू की गई थी, यानी कि 2021 को हुआ था इसकी शुरुआत। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज करती है किस चीज की? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है स्कूल के निसाब के मवाद में कमी, स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा, रोट कर सीखने पर जोर, और तनकीदी सोच पर जोर। बताइए क्या होगा? इसका
हेलो, चलिए अब आवाज आ रही है। भूख लगी है मैम, हमको भी लगी है, लेकिन क्लास अब खत्म ही होगा। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, कर गए और तब स्टार्ट। थोड़ा सा यहाँ पर एरर आ गया था कुछ। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा था। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है। अच्छा, ये कथन और निष्कर्ष वाला है, समझे। ये 4 कथन दिए गए थे और इसमें ऑप्शन ऑप्शन छूट गया है। अच्छा चलिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये कथन है। और ऑप्शन मैं देती हूँ, रुकिए। कथन छूट गया था। ओहो, यस, ऑप्शन अब देते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए में है, मान लीजिए ऑप्शन ए में मान लेते हैं चौथा और दूसरा। बी में दिया है तीसरा, दूसरा और पहला। सी में दिया है चौथा, दूसरा और पहला, ठीक है। और डी में दिया है दूसरा, तीसरा और चौथा। ये कथन वाला है। अब बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अब इसको जूम करेंगे, दिख रहा है अब ऑप्शन, 4 ऑप्शन। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 तजवीज़ करती है स्कूल के निसाब के मवाद में कमी, स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा, रटकर सीखने पर जोर और तनकीदी सोच पर जोर। तो देखिए, कौमी तालीमी पॉलिसी कभी भी रट कर सीखने पर जोर नहीं देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। देखिए, जिसमें 3 होगा वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया है, ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और देखिए, स्कूल के निसाब के मवाद में कमी, मटेरियल में कमी, इस पर जोर देगी, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा। तो 4 2 1 और एक 4 और 2 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। नई कौमी तालीमी पॉलिसी जो है, ये स्कूल के निसाब की लचक में इजाफा और तनकीदी सोच पर, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। तो दूसरा और चौथा कथन सही है, ठीक है। ये घुमा करके पूछा था। अगला सवाल, कौमी तालीमी पॉलिसी वही यहाँ पर दे दिया है, लीजिए अब जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। लीजिए, अब इसका ऑप्शन नंबर ए बड़ा बड़ा है, इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक मंदरज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ए में है यक ज़बानी को हर सतह पर राइज किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चे को एक ही जबान में, एक ही भाषा में पढ़ाना चाहिए। बी में दिया है इम्तहानात के लिए रोट लर्निंग और सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। सी में है माजूर तलबा के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हौसला शिकनी होनी चाहिए। और डी में है तलबा को सीखने के तरीकों का इंतखाब करने के लिए आज़ाद फराहम की जानी चाहिए। तो क्या होगा, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। एक यक ज़बानी को हर सतह पर राइज किया जाना चाहिए, एक ही ज़बान में पढ़ाने के लिए तो ये कहता नहीं है। और रोट लर्निंग पर ये जोर देता नहीं है। माजूर तलबों के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए हौसला शिकनी, यानी कि कमी नहीं। सी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक। तो इस तरह से अभी तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन कराए, टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को, अभी ढेर सारा क्वेश्चन करना बाकी है। याद रखिएगा, कौमी तालीमी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कराई मैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौमी तालीमी पॉलिसी से। बाकी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बाद में।
आज की इस क्लास का पीडीएफ देखिए, ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिलेगा। आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, जो लोग लाइक नहीं किए हैं तो, और शेयर कर देना है, और अपने परिवार में जो लोग नए नए आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दिस इज आवर फैमिली। और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताएंगे कि आज का ये क्लास कैसा रहा। आज का डे 10 था ना, क्लास 10। इसके पहले हम लोग 9th क्लास कर चुके हैं। टोटल 9 क्लास, आज 10वां क्लास था जिसमें हम लोग नेप 2020 को समझे। आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो देन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ यस मैम, आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार ज़रूर सीटेट उर्दू बाई मुस्कान मैम, आप अपना प्यार भरा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वो ज़रूर लिख करके जाइएगा, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। चलिए तो मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और नए एनर्जी के साथ। शाम को 4 बजे वाले क्लास में भी मिलेंगे, कार्यालय परिचारी के हिंदी के क्लास में। आज शायद दीपावली है तो मे बी क्लास जो है ना आज क्लास ना हो, बट कल जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल डायरेक्ट कल के क्लास में। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।